Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज राइट ए ब्रीफ नोट ऑन जीआईएस बेस्ड मैपिंग, जीआईएस बेस्ड सॉइल मैपिंग एंड यील्ड मैपिंग. ब्रीफ नोट ऑन GIS based soil mapping and yield mapping. तो GIS के यूज से भी ऑल नो की सॉइल मैपिंग होती है, यील्ड मैपिंग होती है. तो इसी के ऊपर हमें एक ब्रीफ नोट लिखना है. एंड दिस वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स, दैट इज 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर, जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर था 2023 का. उसमें ये क्वेश्चन आई थी. एंड GIS इज ए वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC. रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ये दोनों UPSC के लिए काफ़ी फेवरेट्स हैं और वो हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं. हर एक आप साल पैटर्न्स देखो तो GIS और रिमोट सेंसिंग घूम घूम के कुछ ना कुछ वो UPSC पूछते ही रहती है. तो GIS और रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको हर एक डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑप्शनल. सो GIS क्या होता है? वी ऑल नो दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. और इसका मेन काम क्या है? इट क्रिएट्स, ऐसे एज ए इंट्रो लिखने के लिए एक सिंपल चीज में सिखा देता हूँ आपको GIS के बारे में. इट क्रिएट्स, मैनेजेज, एनालाइजेज एंड मैप्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा. So GIS का मेन काम क्या है? इट क्रिएट्स, मैनेजेज, एनालाइजेज एंड मैप्स ऑल टाइप ऑफ डाटा. जितना भी टाइप है उसको क्रिएट बनाता है, डाटा को मैनेज करता है, एनालाइज करता है डाटा को, उसके मैप्स बनाता है. और यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज सॉइल मैपिंग एंड यील्ड मैपिंग. कैसे वो डाटा कलेक्ट करता है और कैसे उसको मैनेज करके उसके मैप्स को बनाता है. तो वी विल बी सीइंग दैट. तो आई होप एक छोटी सी चीज आपको GIS के बारे में पता चल गई होगी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट GIS कि GIS क्या होता है. ठीक है, अब बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, दैट इज GIS बेस्ड सॉइल मैपिंग. और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? GIS बेस्ड यील्ड मैपिंग. तो लेट्स सी व्हाट इज GIS बेस्ड सॉइल मैपिंग. GIS बेस्ड सॉइल मैपिंग. सॉइल मैपिंग पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें? डाटा कलेक्शन. और डाटा कलेक्शन पहले तो क्या कहाँ से होता है? सबसे डाटा कलेक्शन के टू मोड से. सबसे पहले हम डाटा कलेक्शन में क्या करते हैं? रिमोट सेंसिंग डाटा कलेक्ट करते हैं. रिमोट सेंसिंग दैट इज ये सैटेलाइट से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं यूजिंग सैटेलाइट डाटा. सैटेलाइट जो भी डाटा प्रोवाइड करती है उसको कलेक्ट करते हैं. जैसे सॉइल प्रॉपर्टीज कैसा है, टेक्सचर कैसा है सॉइल का, मॉइस्चर कैसा है, टेक्सचर, मॉइस्चर, अदर प्रॉपर्टीज जो भी एक्सेट्रा, ऐसे डाटा को हम लोग पहले सैटेलाइट से कलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं. व्हाट इज ग्राउंड ट्रूथिंग? कि मान को चलो आपने 100 किलोमीटर की एक डाटा को एनालाइज किया, कलेक्ट किया सैटेलाइट से. ओके, अब ग्राउंड ट्रूथिंग में आपका काम क्या रहेगा कि 100 किलोमीटर में नहीं भी तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर या एटलीस्ट 10 किलोमीटर हम लोग ग्राउंड पे जाके फील्ड ऑब्जर्वेशंस करेंगे. ठीक है, कि सच में जो ये डाटा ये दे रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं. अगर फील्ड ऑब्जर्वेशंस में डाटा हमें सिमिलर लग रहा है, दैट इज कि जो हमें सैटेलाइट से डाटा मिली हो वो सही डाटा, एक्यूरेट डाटा है. तो ग्राउंड ट्रूथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये डाटा कलेक्शन हो गया. सेकेंडली हम लोग डाटा कलेक्शन के बाद क्या करते हैं? वी क्रिएट सॉइल मैप्स. क्रिएशन ऑफ सॉइल मैप्स. इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेयरिंग इंफॉर्मेशन. लेयरिंग इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो भी हमें डाटा मिला है उसको हम लोग वेरियस लेयर्स में एनालाइज करेंगे और एक डिटेल्ड सॉइल मैप बनाएंगे. जैसे वेरियस लेयर्स का मतलब क्या है कि देखिए एक प्रॉपर्टीज हो गई, एक उसके बाद आपका सॉइल टेम्परेचर क्या है, सॉइल मॉइस्चर क्या है, सॉइल टेक्सचर क्या है, सारे को अच्छे से इंटीग्रेट करके लेयरिंग, सारे को अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डिटेल्ड सॉइल मैप बनाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? स्पेशियल वेरिएबिलिटी एनालिसिस करेंगे. स्पेशियल वेरिएबिलिटी एनालिसिस. अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हमने डिटेल मैप बनाया है उसमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे. वी विल आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स.
पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना मतलब कि जैसे कि मान के चलो ये हमारा सॉइल का मैपिंग क्या है, तो किस ट्रेंड्स, किस एरिया में कैसी यील्ड है, किस एरिया में कैसी सॉइल की टेक्सचर है, किस एरिया में कम है, क्यों कम है। तो जो भी हमें ट्रेंड्स मिल रहे हैं कि इस टाइम पे मंथ के या ईयर के इस मंथ में कम है, इस मंथ में ज़्यादा है, तो सारी ट्रेंड्स को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे और इस तरह से हम लोग का सॉइल पूरी तरह से मैप हो जाएगा। तो आई होप आपको GIS बेस्ड सॉइल मैपिंग समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहा था ये। अब इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स क्यों भी हम लोग चाहें तो मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। What can be the benefits of GIS based soil mapping? सबसे पहले तो ये हमें प्रीसीजन एग्रीकल्चर करने में हेल्प करता है। वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट इज पुशिंग प्रीसीजन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सब में ये हेल्प करता है प्रीसीजन एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसको सस्टेनेबली यूज करना। देखिए रिसोर्स का सस्टेनेबली यूज करने का मतलब क्या है, मान के चलो ये फील्ड की हमने मैप किया हुआ है, ठीक है, सॉइल को मैप किया हुआ है। इस एरिया में हमने देखा कि मॉइस्चर काफ़ी अच्छा है, इस एरिया में मॉइस्चर डिफिशिएंट है। तो अगर अब हम इरिगेट करेंगे तो इस एरिया में क्यों इरिगेट करने जाएंगे हम लोग, बस जिस एरिया में डिफिशिएंट है मॉइस्चर उसी एरिया में इरिगेट करेंगे, उसी पार्ट ऑफ द फील्ड पर इरिगेट करेंगे। तो इससे हमारा जो भी मॉइस्चर है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग इनपुट्स। जो अभी मैंने बात की, इनपुट्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं हम लोग। वी कैन रिड्यूस कॉस्ट्स, अगर हम लोग पूरे फील्ड को इरिगेट करने आते तो हमें अधिक कॉस्ट लगती है। या फिर फर्टिलाइजर की केस ले लो, इरिगेशन की केस लो, कोई भी केस ले लो। अब यहाँ पे हम पता है इतने एरिया में एक डिफिसिट, इतने एरिया में करना, तो हमारी कॉस्ट भी बचेगी। जैसे भी नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, टारगेटेड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के टारगेटेड एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स। सो आई होप ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आप। आई होप आपको सारे बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज GIS बेस्ड यील्ड मैपिंग। सॉइल मैपिंग को आप समझ गए, अब जाते हैं यील्ड मैपिंग पे। अब यील्ड मैपिंग में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डाटा कलेक्शन, इसमें भी डाटा कलेक्शन, दैट इज GPS इनेबल्ड डाटा कलेक्शन हम कहां से कर सकते हैं, GPS इक्विप्ड हार्वेस्टर से। अब क्या होगा कि जो भी हार्वेस्टर को हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो GPS इक्विप्ड हो, दैट इज GPS उसमें प्रेजेंट हो। और ये GPS इक्विप्ड हार्वेस्टर क्या करेगा, GPS इक्विप्ड हार्वेस्टर हमारा यील्ड डाटा को रिकॉर्ड करेगा कि कितनी यील्ड हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये यील्ड को मॉनिटर करेगा। जैसे मान के चलो हमारा इतना बड़ा एरिया है फील्ड का, समझने बात को, यहाँ पर भी हार्वेस्टर को यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी हार्वेस्टर को यूज कर रहे हैं। तो उससे पता होगा कि इस एरिया में जो हमने हार्वेस्टर का यूज किया उसने इतना यील्ड दिया, इतने हमारे स्ट्रैक्स निकले, इतने ग्रेन्स निकले, यहाँ पे हमारे कितना यील्ड है, कितना ग्रेन्स निकला, कितनी वेस्ट प्रोडक्ट निकली, वो सबको जो GPS इक्विप्ड हार्वेस्टर जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर लेगा सारा डाटा। देन वी विल डू व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट यील्ड मैप्स, क्रिएशन ऑफ यील्ड मैप्स। तो उसके लिए डाटा का इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे। जो भी डाटा हमें कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग डाटा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी यील्ड डाटा है जो भी हमें यहाँ से मिला है उसको अच्छे से हम लोग प्रोसेस करेंगे और उसको यूजिंग GPS कोऑर्डिनेट्स हम लोग GIS सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। GPS कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग अच्छे से डाटा को जनरेट करेंगे। GPS कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे बिकॉज कि किस एरिया में, मान के चलो यहाँ डिवाइड करना है हमें कोऑर्डिनेट्स में कि इस एरिया में इतनी यील्ड हुई, इस एरिया में इतनी यील्ड हुई, इस एरिया में इतनी यील्ड हुई, इस एरिया में इतनी यील्ड हुई। जो सारे एरियाज बेस्ड यील्ड को हम लोग अच्छे से इंटीग्रेट करके एक एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इस डाटा को हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से एस्टिमेट कर लेंगे, जो भी ट्रेंड्स हैं वो सबको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। वी विल एनालाइज एवरी ट्रेंड, वी विल एस्टिमेट द डाटास, और लास्टली एनालाइज लिख ही देता हूँ, एनालाइज ट्रेंड्स। और लास्ट में इसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंट पॉइंट्स में यील्ड ट्रेंड क्या करेंगे, हम डिफरेंट पॉइंट्स के ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हमें एक यील्ड मैप मिल जाएगा। तो आई होप यू आप अंडरस्टैंड कि यील्ड मैप कैसे डेवलप करते हैं GIS बेस्ड। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स आप चाहो तो अपने आंसर्स में लिख सकते हो, जो मैं बता देता हूँ। आई होप आपको इतनी दूर तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस हमें पता नहीं था, ठीक है। बस ये सिंपल चीज़ याद रखो, नथिंग इज डिफिकल्ट बट ओनली वी डोंट नो। जैसे अभी मैंने बता दी कितनी ईजी चीज़ें हैं कि कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, रिमोट सेंसिंग से ग्राउंड ट्रूथिंग कर रहे हो, उसके बाद उसको लेयरिंग कर रहे हो या इंटीग्रेशन, जो भी बोलो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। अब देखो, अब यील्ड डाटा आपको मिल गया तो बेनिफिट्स आप आसानी से बता सकते हो क्या करना है। डिसीजन मेकिंग में फार्मर से काफ़ी हेल्प करेगा, ये हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग
फील्ड प्रोग्राम्स के इवेल्युएशन में काफ़ी हेल्प करेगा ये। इवेलुएट कर पाएंगे हम लोग फील्ड में कुछ भी, अगर प्रोग्राम हमें कुछ प्रोग्राम्स करने फील्ड में, जैसे भी इरिगेशन वगैरह करना है या ये टिलेज करना है, तो सारे को हम अच्छे से इवेलुएट कर पाएंगे। फिर वी कैन आइडेंटिफाई हाई यील्डिंग एरियाज ऑफ आवर फील्ड। हाई यील्डिंग एरियाज, जैसे फील्ड में इसमें देखा कि हमने अच्छी से हाई यील्ड हुई, इस एरियाज में कम यील्ड हुई, तो अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हाई यील्ड एरिया को, तो लो यील्ड एरिया में काम करेंगे ताकि इस एरिया को वो भी यील्ड को कंपेयर कर पाए, उस एरिया की तरह वो भी यील्ड कर पाए। तो दिस वी कैन डू। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग यील्ड लिमिटिंग फैक्टर्स। अंडरस्टैंडिंग यील्ड लिमिटिंग फैक्टर्स, किस फैक्टर से यील्ड हमारा लिमिट हो रहा है। यील्ड अधिक नहीं, इस एरिया में अधिक यील्ड है, ठीक है, बाकी सारे एरिया में यील्ड क्यों कम हो रहा है, उस फैक्टर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट कैन हेल्प अस गाइड फ्यूचर प्लांटिंग डिसीजंस। फ्यूचर में हम क्या क्या क्यों प्लांट करना चाहिए हमें, जैसे मान के चलो हम 5 साल 5 तरह की क्रॉप्स प्लांट किए, फ्यूचर प्लांटिंग डिसीजंस। पी मींस प्लांटिंग, 5 तरह के क्रॉप्स, मेज का यूज किया, राइस का यूज किया, शुगर कैन यूज किया। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई हर बार पैटर्न में मेज अधिक प्रोड्यूस कर रहा है एक अपने सीजन में, राइस अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जो राइस का सीजन है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन सा क्रॉप लगाना है ताकि हमें अच्छा यील्ड मिले। इनपुट ऑप्टिमाइजेशन में भी ये हेल्प करेगा। कम इनपुट से अगर मान के चलो इस एरिया में अच्छी यील्ड्स हो रहे, थोड़े कम इनपुट भी डालने से, तो क्यों हम उसमें देखिए इनपुट डालेंगे। और ओवरऑल आप ऐसे लिख सकते हो, ओवरऑल फार्म मैनेजमेंट में ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई होप द क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस ऑन फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस, एंड इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स अस टू मेक more such videos for you regularly. So please do like, please do share, and please do subscribe. That is all for today. Have a nice day. Thank you.